मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि मैंने हार मान ली है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार शहर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरव्यू की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार से इंटरव्यू चल रहे हैं और कई सारी क्लासें भी चलती रहती हैं, जैसे हिंदी की है, जीएस की है, साइंस की है, करंट की है, और निरंतर इंटरव्यू चलते रहते हैं। तो जिसमें इंटरव्यू की कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे साथ हैं रिपु दमन नरवरिया सर, जो आपको बताएंगे, जो वर्तमान में पटवारी हैं, और ये आपको बताएंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की थी। तो सर को हम बुलाते हैं और सर आपको बताएंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे क्या की है। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर। हाँ, तो सर आप एक तो अपना वो बैकग्राउंड बता दो कि आपने जैसे 12th के सब्जेक्ट से किया है और इसमें कितनी परसेंट है, 10th में कितनी परसेंट है। मैंने क्या है भिंड के केंद्रीय विद्यालय से 10th किया था, जिसमें मेरी परसेंटेज काफ़ी कम थी, 48 समथिंग। उसके बाद मैंने 12th किया था राजेंद्र कॉन्वेंट से, जिसमें मेरी परसेंटेज काफ़ी कम थी, लगभग 62-63 समथिंग थी। मतलब परसेंट सर की कम थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनकी 10th में 12th में 90 और 95% है वही जॉब को हासिल कर सकते हैं। एक मतलब 48% तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके बाद ही फिर पटवारी हैं। तो सर 12th करने के बाद, 12th आपने किस सब्जेक्ट से किया था। मैथ से। अच्छा, 12th सर का मैथ सब्जेक्ट था। स्कूल सर कौन सा था। राजेंद्र कॉन्वेंट। राजन कॉन्वेंट था। अच्छा सर, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन किया था, क्या किया था फिर। ग्रेजुएशन किया था मैंने साइंस कॉलेज से, ग्वालियर से। अच्छा सर, तो सर ये फिर कैसे दिमाग में आया कि हमें अब गवर्नमेंट जॉब करनी है। जैसे कि बीएससी किया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद कोई जॉब तो मिलना नहीं था बीएससी का, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने फिर सरकारी की तरफ रुझान किया कि कोई सरकारी जॉब लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है, प्राइवेट हम लोगों के लिए थी नहीं कोई अच्छी जॉब। अच्छा सर, जैसे बीएससी आपने किस वर्ष किया था। वर्ष 2013-14 में। अच्छा, और पटवारी की जॉब कब लगी थी, थोड़ा पास करो। पटवारी जॉब कब लगी थी। 6 अगस्त 2018 को 6 अगस्त 2018 को। ज्वाइनिंग तो की मैंने। 13 से लेके 18 तक के बीच लगभग 5 साल का समय था। तो इसमें सर आपने पटवारी से पहले और कोई भी एग्ज़ाम दिए थे क्या। हाँ, मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए थे, जैसे कि एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, असिस्टेंट ऑडिटर, अन्य जो भी मध्य प्रदेश में आते हैं, कई सारे एग्ज़ाम दिए थे मैंने। मतलब व्यापम के सभी एग्ज़ाम दिए, इसके अलावा भी दिल्ली वगैरह यूपी में ये सब एग्ज़ाम देते रहते आप। अच्छा सर, मेन मतलब आपने ये कहें ड्रीम क्या था। ड्रीम, चूँकि कोई था, जैसे कि मैं बनना तो चाहता था ऐसा ही, लेकिन क्या था कि बार बार फिजिकल में फेल हो जाता था, थोड़ा सा आलसी किस्म का था, जिस कारण थोड़ा ज़्यादा समस्याएं थीं। अच्छा, सबसे पहला सर आपने एग्ज़ाम कौन सा दिया था, याद है गवर्नमेंट में। मैंने सन 2011-12 में जो वर्ग 3 टीचर का था वो दिया था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में सिपाही का ही आया था, वो भी दिया था, और दोनों को मैंने क्या है अच्छे से क्वालिफाई किया था। नंबर दोनों में अच्छे थे। सर वर्ग 3 में कितने नंबर थे। वर्ग 3 में 108 नंबर थे। अच्छा, डीएड बीएड नहीं होगा उस टाइम शायद। उस समय मेरे पास डीएड बीएड नहीं था, मैंने 12th किया ही था उसी समय। अच्छा, और वो पुलिस में कितने थे। पुलिस में शायद 59 थे, या ऐसा ही 59 कुछ। थे शायद, 52 या 51 से कट ऑफ गया था इसका। शायद 56 पे गया था 56 गया जनरल था। का। मतलब वो व्यापम की पहली भर्ती हाँ, थी जो। पहली भर्ती थी। अच्छा, लेकिन फिजिकल में फेल हो गए थे। हाँ। अच्छा सर, फिजिकल में आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब तो ज़्यादातर आपने एग्ज़ाम मतलब फिजिकल में फेल हुए हैं, एग्ज़ाम तो सब निकले ही हैं। हाँ, लगभग मैंने 12-13 बार फिजिकल दिया है। मैं कल लगभग कभी फेल हुआ ही नहीं हूँ फिजिकल के एग्ज़ाम में, बहुत कम ही हुआ था। लेकिन ज़्यादातर पास हो जाता था, लेकिन फिजिकल में फेल हो जाता कई बार, तो मैं देने ही नहीं जाता था। मैंने फिजिकल दौड़ने ही बहुत कम गया हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब सर का क्या है कि जो टेस्ट वगैरह जितने भी देते थे वो सब क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन जब भी फिजिकल की बारी आती थी तो फिजिकल में फेल हो जाते थे। ये एक मतलब ये कह सकते हो कि तो 11 में तो तभी जॉब, मतलब तभी जॉब लग जाती। अच्छा, फिर ये पटवारी का मतलब कैसे दिमाग में आया कि इसमें फिजिकल नहीं है, शायद यही सोचा था क्या। हाँ, पहले तो क्या है, फिजिकल देते रहते थे, देते क्या थे आलस में बस दौड़ने जाते थे, जाते भी नहीं थे। फिर उसके बाद पटवारी आया, तो उसमें क्या है, किसी प्रकार फिजिकल नहीं था, तो थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बस इसमें क्या थोड़ा सा पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, पटवारी की जॉब में क्या फिजिकल नहीं है, और सर का क्या कि पुलिस का एग्ज़ाम दिया, एसआई का दिया, तो उसमें क्या होता था कि फिजिकल होते थे, तो फिजिकल की वजह से वो जॉब नहीं कर पाए। अच्छा, एसआई का भी दिया था सर क्या आपने। हाँ, एसआई का भी दिया था मैंने।
MPSI का? अच्छा, तो उसमें सर कितने नंबर थे MPSI में? 153। 153। मतलब एग्जाम सभी निकले हैं, चाहे SI का हो चाहे पुलिस का हो। अच्छा, SI पुलिस के अलावा और कोई? मैंने जैसे कि वन विभाग का दिया था, नेवी का भी दिया था, उसमें मेरा हुआ नहीं था। एक बार एयरफोर्स का भी दिया था, तो वो तो भर्ती कैंसिल हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो सर आपने जब पटवारी का दिया तो सर इसमें बताइए सर, पटवारी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि पटवारी की वैकेंसी अब आने वाली है, अगर आपको याद हो इसमें, और सब्जेक्ट कौन कौन से? हाँ। 6 सब्जेक्ट थे इसमें, हिंदी, इंग्लिश, अब तो नहीं ये तो सॉरी याद भी नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सॉरी टाइम हो सॉरी, गया है। हिंदी था, मैथ था, रीजनिंग था, पंचायती राज व्यवस्था भी थी, पंचायती राज कंप्यूटर व्यवस्था, था। कंप्यूटर। ये 5 सब्जेक्ट थे, 20-20 नंबर के, 100 नंबर का पेपर था। एक तो क्या होता है कि काफ़ी टाइम होता है तो उसके बाद याद भी नहीं रहता है। अच्छा सर, पटवारी होने के बाद एक तो आप ये बताओ, पटवारी आप किस जगह हैं अभी? अभी मैं ग्वालियर में पटवारी हूँ। ग्वालियर में है पटवारी। अच्छा, तो पटवारी के बाद भी आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी तो नहीं फ़िलहाल कर रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई। तैयारी तो तभी की जाती है जब वैकेंसी हो सामने, लक्ष्य हो तभी तो उसकी तैयारी की जाती है। अभी काफ़ी समय से कोई वैकेंसी ही नहीं आई, लगभग 3 से 4 साल हो गए मेरे हिसाब से कोई वैकेंसी आई अच्छा नहीं। सर, जब आप ये आप एग्ज़ाम देते जा रहे थे, ज़्यादातर पास हो रहे थे सभी में, मतलब फिजिकल नहीं निकल रहा था, तो कभी कभार ऐसा डिमोटिवेट भी हुए हैं कि मतलब फिजिकल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कैसे क्या करें? हाँ, बहुत बार ऐसा होता था। ऐसा लगता था कि नहीं, फिर दौड़ने जाते थे तो दौड़ते रहते थे, पैरों में दर्द होता था, फिर दौड़ते थे, बहुत दौड़ा भी, बहुत दौड़ा भी। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें अपने पता नहीं होता क्या होना है, या फिर अपने पास क्या है, कॉन्फिडेंस अपन लोग हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि दौड़ते रहें तो फिर एग्ज़ाम ही ना निकले। अच्छा अच्छा। अब क्यों पढ़ाई बंद हो जाती थी। अच्छा अच्छा। तो सर पटवारी में आपके कितने नंबर थे? 80 मार्क्स थे मेरे। 80 नंबर थे। अब 80 तो ठीक नंबर है। उसके बाद फिर 83 हो गए थे। फिर अच्छा अच्छा। क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 83 हो गए थे। तो सर इसके अलावा जैसे आप पटवारी के बाद में आपने तो अब तैयारी अभी तो कोई ऐसी नहीं है जो चल रही है, आगे सोचा है कुछ? हाँ, सोचा है मैंने, अगर थोड़ा सा समय मिलेगा तो फिर नेट की तैयारी करूँगा। नेट की तैयारी करेंगे? अच्छा सर, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी बात बताओ कि उनके भी क्या है कि एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार में सफल हो जाते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपने आप को एक तो मोटिवेट कैसे रखें? कोई 2-3 बातें ऐसी बताओ जो उनको मोटिवेट करें और ये मतलब कि वो सफल हो ही जाएं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि सरकारी नौकरी लेना बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा क्या है, आपको जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि आपको जैसे आपको पटवारी बनना है तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी पांचों सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। आपको अगर सिपाही बनना है, आपको एसआई बनना है, तो आपको अगर सिपाही बनना है तो आप फिर आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद जो भी उसके सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, आपके पास चारों सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट में एक कमांड होनी चाहिए। आप प्रत्येक सब्जेक्ट में एक एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं परंतु आपका दूसरे सब्जेक्ट में नंबर बहुत कम आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये मेरे साथ हुआ था कि जैसे कि मैं कंप्यूटर में मेरे नंबर 2, कहीं 3 आते थे, तो मैंने व्यापम के बहुत से एग्ज़ाम दिए जिनमें मेरा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अन्य सब्जेक्ट्स में नंबर ठीक थे, अच्छे थे, ठीक से भी, लेकिन आपके नंबर कंप्यूटर में 2-3 आए, मैनेजमेंट में 4-5 आए, तो आपको क्या है कि फेल हो गए, या मैं तो फेल भी नहीं होता था, वेटिंग में आ जाता था, मतलब ओवरऑल नौकरी नहीं मिलती थी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपको नौकरी चाहिए, जो भी, जैसे कि वर्ग क्या हो, वर्ग चलो 3 का, वर्ग तो नहीं, जे वर्ग 2, नहीं वर्ग नहीं 1 ग्रेड में नहीं, है। व्यापम से आती हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक की होती हैं वैकेंसी, जैसे कि मंडी इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर। तो ये नौकरी काफ़ी अच्छी होती है। इन नौकरियों में 8 सब्जेक्ट आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इन नौकरियों को लेना कठिन है। क्योंकि क्या, अगर आप आठों सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सभी में अगर आप आठों सब्जेक्ट में एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपको नौकरी लेना बहुत आसान है। अगर आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, मैथ आपका बहुत अच्छा है, तो उससे कुछ नहीं होना है। आप इंग्लिश बहुत अच्छा है, फिर भी कुछ नहीं होना। आपके 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं,
और 2 सब्जेक्ट में आपके 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप फेल हो जाओगे। मेरा मानना है कि आप 8 सब्जेक्ट पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि सब्जेक्ट सभी अच्छे रखने हैं। अच्छा सर, ये बता दो कि अभी 2022 में, जैसे 2023 में चुनाव है एमपी में, तो 2022 में सभी वैकेंसी रहेंगी। तो ये जो बच्चे तैयारी करते हैं, कभी पटवारी की, कभी कोर्ट की, कभी एसआई की, कभी पीएससी की, ये सभी तैयारी एक बार में कर सकते हैं कि इनको एक अपना एक फोकस रखना चाहिए? और जो मतलब कैसे अपने आप को एक साल में जॉब मतलब लगा लें ये लोग? मेरे हिसाब से सभी को क्या करना चाहिए कि सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वैकेंसी पे। आपको हिंदी पढ़ना है तो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्रैक्टिस पेपर आपने लगाए हुए होना चाहिए। आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ विद एक्यूरेसी विद टाइम आपको आना चाहिए। आपको रीजनिंग विद एक्यूरेसी विद टाइम, आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए विद इन टाइम। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर उसकी नॉलेज होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आए थे उसकी जानकारी होनी चाहिए, आप पर एक्यूरेसी कितनी है ये होना चाहिए, वर्तमान में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं आप अपडेट होना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आता है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, कोई अच्छी सी किताब आपको पढ़ा होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगे होने चाहिए, आपको अपडेट होना चाहिए कि आप किस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस को कर सकें विद इन टाइम। टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है एग्जाम में। उसके बाद साइंस है, साइंस डिफ़िकल्ट होता है। आपको ऐसा नहीं है कि साइंस डिफ़िकल्ट है तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ें। आपका एग्ज़ाम तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप प्रत्येक सब्जेक्ट में आप एवरेज नंबर नहीं लाओगे। आप अगर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का है, आपने एक सब्जेक्ट में 22 नंबर, दूसरे में 21 नंबर, तीसरे में 23 नंबर और फिर किसी में 3 नंबर, किसी में 5 नंबर, किसी में 7 नंबर, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में एवरेज नंबर आनी चाहिए 16, 17, 18, 19, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। अच्छा सर, पटवारी के सर काम क्या क्या होते हैं? जैसे मतलब जो लोग पटवारी तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी रहता है कि इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, सामानता क्या क्या? पटवारी का काम होता है भू अभिलेख, जो ज़मीन से संबंधित जो अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होता है, उसका क्या है, रिकॉर्ड को अपडेट करना। किस व्यक्ति ने ज़मीन को बेचा है, किसने खरीदा है, जिसने बेचा उसका नाम हटा के जिसने खरीदा उसके नाम करना, ज़मीन संबंधी विवादों का निराकरण करना, ज़मीन को नापना, अगर सरकार को भूमि की आवश्यकता है तो सरकार को शासकीय भूमि उपलब्ध कराना, लोगों में आपसी विवाद ना हो भूमि का बंटवारा करना, जाति प्रमाण संबंधी टिप्पणी लगाकर जाति प्रमाण पत्र संबंधी बनाना। अन्य बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि क्या है, प्रोटोकॉल में ड्यूटी करना। प्रोटोकॉल का मतलब होता है जब भी कोई न्यायाधीश हों, मंत्री हों, या अन्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जब ये लोग आते हैं तो प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में। ऐसे कई सारे कार्य होते हैं मल्टीपर्पज़। और सर पटवारी की सैलरी कितनी होती है सर? पटवारी सैलरी 2100 ग्रेड पे होती है, जो कि स्टार्टिंग में लगभग आपको 23,000 रुपये मिलती है। अच्छा सर। अच्छा सर, जैसे कोई भी जो नया स्टूडेंट है जो तैयारी स्टार्ट करता है, तो वो किन किन चीज़ों को करे? मतलब जैसे टेस्ट पेपर अपन का है, सिलेबस का है, क्या क्या चीज़ें वो करे, जिससे मतलब कोई पहली बार तैयारी कर रहा है? कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार तैयारी शुरू करता है तो उसको क्या सभी सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलना है। सबसे पहली बात तो अगर आपका एक भी पैर कमज़ोर होता है तो आप क्या वहीं गिर जाया करोगे, आप फाइनल तक पहुंच नहीं पाओगे। अच्छा, सिलेबस का भी कोई मतलब रहता है कि हमको ये सिलेबस पढ़ना है, और टेस्ट पेपर लगाने से प्रीवियस पेपर लगाने, उससे कोई अंतर आता है क्या? सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद जब आप एग्ज़ाम आपके पास होना उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा अच्छा। और सर जो लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे, जैसे किसी को 2 साल है, मतलब ऐसा होता है, कोई पहली बार भी जॉब ले लेता है, कई ऐसे होते हैं जो 5-6 साल करते हैं, कई और भी टाइम लग जाता है, तो इनमें क्या अंतर है? जो पहली बार ही ले लेता, मतलब एक सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर है? जो व्यक्ति जल्दी जॉब ले लेता है उसका मतलब वो उसकी स्कूल टाइमिंग में जो पढ़ाई है वो बहुत सही है, और जो लोग का भी समय लगता है या नहीं ले पाते हैं वो कहीं ना कहीं उनका बेस बहुत वीक होता है, उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, छोटे छोटे उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैथ्स है, बच्चे 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके बेसिक कमज़ोर है, वो मैथ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनका बेसिक क्या है, किसी भी चीज़ का एक बेसिक होता है, नींव, नींव ही उनकी कमज़ोर है। अच्छा सर, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग, और अभी तक ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा चल रही है,
और जब से कोरोना आया तो ऑनलाइन ही पढ़ने लगे। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में हम कैसे अंतर करें और कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? मैंने तो कभी ऑनलाइन क्लास ली नहीं है, क्योंकि मैंने जब जॉब ली थी उस समय ऑनलाइन क्लास तो मैंने नहीं ली है, मैंने तो ऑफलाइन क्लास ली है। लेकिन अब तो ऑनलाइन चल रहा है, ज़्यादा अच्छा है, अपन उसको कभी भी समय दे सकते हैं। ऑफलाइन में तो आपको क्या है कि आप जाते हो तो रास्ते का भी टाइम चाहिए आपको, आने का भी टाइम चाहिए, फिर आप साइकिल से या बाइक से जा रहे हो उसको पार्किंग का भी समय चाहिए, बैठने का भी समय चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस में आप समय काफ़ी बचा सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मोबाइल चालू ही तो करना है। अच्छा सर, जो हमने ये अभी चैनल चालू किया है परिहार सर, और ये मतलब व्यू बहुत दिख रहा है ये, और इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो इसके लिए आप कोई 2 बातें बताएं, मतलब कैसा रहेगा या आगे चल के स्कोप है कि नहीं इसमें कुछ? मेरा मानना यह है कि आपने ये शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत की है। बेरोजगार जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा बहुत उनको कोई जानकारी मिलती है, सीखते हैं, तो बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामना है कि आपका चैनल बहुत चले। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।